कहना चाहता हूँ कि मैं महकता हूँ, महकना मेरी मजबूरी है। मैं महकता हूँ, महकना मेरी मजबूरी है, मेरी बुनियाद में रखी हुई कस्तूरी है। डॉक्टर अब्बास सुभान अल्लाह बेशक। हज़रात, मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ मुक़र्रीन इकराम का और मेरी किताब का तबसरा करने वाले मुअज़्ज़ज़ हज़रात का कि उन्होंने मेरी किताब का तफसीली जायज़ा लिया और निहायत मेरी हिम्मत अफजाई फरमाई। मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। अगर शगुफ़ा का मुझे सहारा न मिला होता तो मैं आज मिज़ानीगार न होता। एक मज़मून है, शायद आप पसंद आ जाए। इसका मान है, हमने मकान बेच दिया। हमारी बेगम मकान बेचने पर तुलसी गई थी। बात सिर्फ इस कदर थी कि हमारी बेगम की चुन्नू शेख की बेगम से चल गई थी और ये चपखरी अच्छी खासी जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। दौलत की फरावानी ने पाशा भी यानी चुन्नू शेख के महल को जबान दराज कर दिया था और वो जिसको जो चाहे कह दिया करती थी। यूं भी दौलत पहले गुरूर तकब्बुर पैदा करती है, फिर जुल्म और तशद्दुद पर आदमी को मायल कर देती है। मर्दों के भी मुकाबिल खवातीन में तकब्बुर बहुत जल्द पैदा हो जाता है। हमने बेगम को लाख समझाया कि पाशा आपा की जली कटी बातों को इजी लिया करें। हमें ही देखो कि एक जमाना क्या कुछ हमें जली कटी नहीं सुनाता, लेकिन क्या मजाल जो हम दिल पर लेते हों। हमने मौसूफा को शेख सादी का मशहूर मकूला सुनाया कि जवाब जाहिला बाशत खामोशी। गरीब को फारसी कहाँ आती है जो इस मकूले को सुने और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा फरमाए। जिन्हें फारसी आती है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते। जिन्हें फारसी आती है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते और दोस्तों पर दुश्मनों की तरह चढ़ दौड़ते हैं। तो हमारी बेगम तो महज मैट्रिक फेल खातून है। वो कहाँ अरदार आलिया पर कारबंद रहेंगी। हमारे लिए तो लाल के बाबस बेगम ने अपने बिरादरी अजीज के जरिए हमारे मकान को फरोख्त करने की कोशिश करने लगी और हमारे सालार जंग दुगम ने बहन की बातों में आकर हमारे मकान पर चक्कर लगाने की मशक पर हम पहुंचे और लगे हाथों एक ग्राहक को भी ले आए और बवजूद मुमकिन उसने मकान को पसंद भी कर लिया। हम नहीं चाहते थे कि जिस मकान में वालिद का खून पसीना लगा हो उसे यूं औने पौने बेच दें। हाँ, कीमत वाजिबी आती है तो इतनी बुरी बात भी नहीं। हाँ, कीमत वाजिबी आती है तो इतनी बुरी बात भी नहीं। लोग तो अच्छी कीमत आने पर वालिद के मकान के शुमार में खुद वालिद को बेच दिया करते हैं। अब हमारे लबों पर फिल्म आदमी का ये गीत रसा था कि न आदमी का कोई भरोसा, न दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना। मकान खरीदना इस दौर में जितना मुश्किल है उतना ही मकान फरोख्त करना भी मुश्किल है। लोग मामूली रकम देकर गैर मामूली मकान हथियाने की कोशिश करते हैं। अब हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं कि हमें अपने मकान की कीमत ही मालूम न हो। अवबाश अफराद ने भी हमारे मकान पर बुरी नजर रखने को खुद पर वाजिब गर्दान दिया। कुछ अर्सा कबल तक भी मकान की खरीद और फरोख्त भाई लोग का भी हिस्सा हुआ करता था, बल्कि ये भाई लोग खुद ही कीमत तय फरमा कर आप ही मकान खरीद लिया करते थे और अपने उस मकान को भूल जाया करते थे जो उनका अपना जाती मकान होने वाला है, जो एक कमरे से भी कम बल्कि एक कटिया से भी कम हुआ करता है। फिर पढ़िए। ये भाई लोग खुद ही कीमत तय फरमा कर मकान आप ही खरीद लिया करते थे और अपने उस मकान को भूल जाया करते थे जो उनका अपना जाती मकान होने वाला है, जो एक कमरे से भी कम बल्कि एक कठिया से भी कम हुआ करता है, जो अपने अपने आमाले नेकोबत के एतबार से या जन्नत का एक गोशा है या दोज़ख का एक गड़ा। बात शरीफ लोगों ने तो अपने महल्ले में इस कदर मकान हथिया लिए हैं कि महल्ले का नाम ही कूचा ही शरीफ हो गया है। हम भी किसी ऐसे शरीफ आदमी को अपना मकान फरोख्त करना चाहते थे जो हर किस्म के हथियार से हमेशा लैस रहे और जिन मुबारक हस्तियों ने हमारी नाक में दम कर रखा था अब वो उनकी नाक में बल्कि जहां जहां दम करने का हौसला रखते हैं।
हम भी किसी ऐसे शरीफ आदमी को अपना मकान फरोख्त करना चाहते थे जो हर किस्म के हथियार से हमेशा लैस रहे, और जिन मुबारक हस्तियों ने हमारी नाक में दम कर रखा था, अब वो उनकी नाक में बल्कि जहां जहां दम करने का हौसला रखते हो दम करे। और सितमकीश अफराद को मालूम हो जाए कि इस भरी दुनिया में सभी भतीजे नहीं होते, कोई चाचा भी हुआ करता है। एक हजरत हमारा मकान खरीदने राजी हो गए। कीमत तय होने से पहले उन्होंने अपनी नजर से हमारे मकान का जायजा लिया था, और कीमत तय हो जाने के बाद हम चाहते थे कि अब वो हमारी नजर से अपने होने वाले मकान का जायजा लें, ताकि बाद में उन्हें परेशानी और हमें परेशानी न हो। इसलिए कि हमारे हाथ में रुपया ख्याल यार की तरह आता है और ख्याल अदू की तरह चला जाता है। हम ये जरूर चाहते हैं कि कुछ रुपया पसंदाज कर लें, लेकिन ये तमन्ना महज तमन्ना होकर रह गई है। हमने सोचा कि अगर मकान लेने वाले को मकान पसंद ना आए, जिसके बहुतरे वजूह मुनस्से शुहूद पर जलवगर होने के लिए बेताब हैं, और वो मकान वापस ले लेने और रुपया लौटाने की ख्वाहिश जाहिर करे और फिर हस्ब रिवायत जोर दे और बाद अज़ां इस जोर में शिद्दत पैदा हो जाए, तो हम दूसरे दिन इस मौक़िफ़ में कहाँ होते हैं कि लिया हुआ वापस भी कर सकें। क्योंकि जिन शुरफा का खर्च हमने मुद्दतों बाद लौटाया है, वो फिर हमें खर्च देने पर फौरन कहाँ इस मौक़िफ़ में होते हैं, बल्कि हमें यकीन है कि बाद में वो इस मौक़िफ़ में नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा कि वो मकान खरीदने से पहले मकान का तफसीली और तशफ़ी बख्श जायजा हासिल करें। चुनाचे वो उजरत में थे, लेकिन हमने उन्हें ये कहकर ठंडा कर दिया कि उजरत में घर बसाना चाहिए न घर खरीदना चाहिए, क्योंकि उजरत का काम शैतान का होता है। जब उनके होश खदरे ठिकाने लगे तो हमने उनकी आंखों पर अपनी ऐनक चढ़ाई और अपने मकान का दीदार करवाया। हमारा अव्वलीन काम था कि पहले मकान की तारीख और फिर मकान के जोग्राफिया से वाकिफ कर दे। हमने कहा कि हमने निहायत उजलत में इस मकान को खरीदा था और खरीद कर बहुत सोचा था कहीं यही हाल आपका भी न हो, इसलिए तमानियत से हमारे लफ्ज़ बयान पर गौर फरमाएं। बिस्मिल्लाह हमने यूं की कि इस मकान पर आप और मजीद कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि ये मकान बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि उस पर कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस पर कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस मकान को बगैर पिल्लर और कालम के बनाया गया है। जिस शख्स ने ये मकान बनाया था वो जरा उजलत में था और उस शख्स को इस मकान की तामीर सौंपी थी जो उससे ज्यादा उजलत में था। मजदूर लोग तो होते ही उजलत में हैं, लिहाजा मजदूरों ने आजाद उजलत में इस मकान की तामीर कर डाली। उजलत में बहुत बेहतर तामीर तो बस अमेरिका में हुई थी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, यानी महज 1 साल 4 माह में मुकम्मल तामीर हो गई थी। हमारे मकान की तामीर के सिलसिले में जो जल्दबाजी हुई थी उसका खुमियाजा हम कामिल 10-12 साल से मैं अहल वयाल भुगत रहे हैं। आप भी अगर चाहें तो भुगत सकते हैं। इतना सुनते ही उनके कान खड़े हो गए और वो दीवानों की तरह फजा में घूमने लगे कि गोया दिल से सोच रहे हो कि आया बयाना वापस ले लिया जाए। हम उनकी आंखों के वीरानों से उनके दिल के खंडरात तक जा पहुंचे। अब उन्हें क्या मालूम कि हम चेहरों के उतार चढ़ाव से दिली जज्बात का अंदाजा लगा लेते हैं। लोगों की आंखें हमसे हम कलाम होती हैं, भवें गुफ्तगू करती हैं, माथे की लकीरें हवाले वाकई कह जाती हैं, नाक की नकपुरियां छुपे हुए राजों को बात करती हैं, फिक्र के दायरे अफसाने सुनाते हैं। गरज कहा कि आप चाहें तो बयाना वापस ले सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। शरे शरीफ में बयाना सोख्त होने का कोई पहलू नहीं है और हम शरीयत के पाबंद हैं। जो बयाना सोख्त समझते हैं वो लानती लोग होते हैं और हम लानती हैं। ये सुनकर उनकी वहशत में कदर कमी हुई। अभी मौसम ने ताज़ा झटके को सहकर दम भी न लिया था कि हमने उनकी निगाहों में तहय्युर की कोई शमा से रोशन कर डाली और किया कि शायद आप हमारे मकान की गेट की ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखकर मुतमईन हो गए हैं और बातिनी मस्तूरात से अभी आगाह नहीं है। हमारी उर्दू खदरे कमज़ोर है। जब वो हमारी बात के तह तक नहीं पहुंचे तो हमने अपनी गेट के नीचे का हिस्सा मस्तूर दिखा दिया, जो ऊपर से तो बहुत मजबूत था लेकिन हाथ लगाने पर उसके पुर्जे हाथ आ जाया करते थे। कहने लगे क्या सारी गेट ही ऐसी है? हमने कहा नहीं, सिर्फ नीचे का हिस्सा बादो बारह के थपेड़ों को बर्दाश्त करते करते अंदर से खोखला हो गया है। फिर हमने गेट के नर मादे दिखाए जो लड़ाकू मियाँ बीवी के मानिंद चीखो पुकार के साथ खुलते और बंद होते। क्या बात है। फिर हमने गेट के नर मादे दिखाए जो लड़ाकू मियाँ बीवी के मानिंद चीखो पुकार के साथ खुलते और बंद होते थे।
ہم نے کہا قبلہ آپ مکان لیں یا نہ لیں یہ آپ کے ثوابدید پر منحصر ہے، لیکن دلیپ کمار کی طرح اپنی پیشانی نہ کھجائیے۔ وہ بابل سے قلعے تک ہر فلم میں سر کھجاتے رہے اور نتیجتاً ان کی خوبصورت پیشانی میں گمراہ سا پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے گمڑے کو سوچتے ہوئے کھجانا چھوڑ دیا ہے، بلکہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ دلیپ کمار کی مثال سے وہ بہت خوش ہوئے، لیکن گومڑے کے ذکر نے انہیں خطرے ملول کر دیا۔ ہم نے عرض کیا کہ اس مکان کا انجینئر اس قدر احمق اور جلد باز تھا کہ غریب نے دروازوں اور فرش کے درمیان کوئی فصل ہی نہیں چھوڑی کہ دروازے بآسانی بند ہو سکیں۔ چنانچہ جب دروازے بند ہوتے ہیں تو وہ فرش کی سطح سے بوس و کنار کیے بغیر بند نہیں ہوتے، اور آپ جانتے ہیں کہ بوس و کنار میں کچھ لطیف آوازوں کا پیدا ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بوس و کنار میں کچھ لطیف آوازوں کا پیدا ہونا ناگزیر ہوتا ہے، چنانچہ ہر دروازہ شدت سے لگتا ہے اور تکلیف سے کھلتا ہے۔ ہر دروازہ شدت سے لگتا ہے اور تکلیف سے کھلتا ہے۔ یہ سنتے وہ سر کھجانے والے تھے، لیکن شاید انہیں دلیپ کمار کو گھمڑا یاد آ گیا، اس لیے وہ بھاگ گئے، لیکن نیم باز آنکھوں سے ہمیں گھورنے لگے۔ ہم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے عرض کیا کہ کئی سالوں کی آپسی رگڑ کے سبب فرش پر خوف و غم کے نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم نے چاندنی، پھر سوزنی، پھر شطرنجی اٹھائی اور انہیں فرش اور در کے درمیان 10 سالہ بوس و کنار کے اثرات دکھائے۔ خوبصورت فرش پر خوف و خزاں کا ایک منظر سا ہویدا تھا۔ ہم نے کہا کہ حمام اور بیت الخلاء میں اس قسم کے خوف و غم کے نشان نہیں ہیں، کیونکہ وہ دونوں فرش سے قدرے نیچے بنائے گئے ہیں، اس لیے یہ تکلیف وہاں نہیں ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر رک کر ہم نے کہا کہ وہاں دوسری تکلیف ہے۔ ان کی زبان سے اتنا ہی نکلا ہائیں۔ ہم نے تکالیف کی وضاحت کی کہ نل ذرا دھیمی رفتار سے آتا ہے، آپ اگر جاتے ہی نل کھول کر شروع ہو جائیں تو یہ معاملہ ایک کام دو کاج کے مماثل کرائے۔ مکان اجرت پر تعمیر ہوا ہے، اس لیے چھت مسطح نہیں ہے، اس لیے چھت میں گو ٹپکے تو نہیں، لیکن دیواریں برسات کے دنوں نیچے تک گیلی رہتی ہیں۔ پھر ہم نے انہیں قریب سے دیواروں کا مشاہدہ کروایا، جو غور سے دیکھنے پر 2 رنگ کی دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم عیوب کے پردہ پوشی کے تو قائل ہیں، لیکن فروخت کے وقت عیوب کے پردہ پوشی خود ایک عیب متصور کرتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں قریب سے دیوار کا مشاہدہ کرایا اور غور سے دیکھنے تو ترنت کی دکھائی دیتی تھی۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم عیوب کے پردہ پوشی کے تو قائل ہیں، لیکن فروخت کے وقت عیوب کی پردہ پوشی خود عیب متصور کرتے ہیں۔ ہم نے ایک زمانے میں بیر بیچے ہیں اور بیر کے اندر کے رینگتے کیڑوں کو دکھا کر بیر بیچے ہیں۔ ہم متقی آدمی ہیں، کیڑوں کو دکھانا اپنا فرض اولی قرار دیتے ہیں۔ اب کیڑے اپنے ہیں یا پرائے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ حقیقتوں کا اتنا صاف ستھرا بیان سن کر وہ قدرے تھک سے گئے تو ہم نے انہیں اپنی واحد کرسی پیش کی، جس پر بیٹھ کر بلکہ جھول کر ہمارے دوستوں نے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو ہم شروع ہو گئے اور رازدارانہ لہجے میں عرض کیا کہ برسات کے دنوں آپ اپنی ٹی وی کو جانب شرق نہ رکھیں، اس لیے کہ اس جانب سے پچھاڑ آتی ہے۔ آپ بھی ضعیف آدمی ہیں، جانب شرق تشریف رکھنے سے پرہیز کیجیے۔ ضعیفی میں شبنم کھانسی پیدا کرتی ہے، اور کھانسی ضعیفی کے سبب پہلے سے ہو تو دمہ ہونے کے شدید امکان پیدا ہے، اور پہلے سے دمہ بھی ہو تو آکسیجن کے سلسلے میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اس انکشاف پر موصوف بہت دیر تک کھانستے رہے اور اخلاقاً ہم نے بھی اس میں شرکت کر لی۔ تعجب اس پر ہوا کہ موصوف نے ہماری اس درجہ حقیقت بیانی کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہماری حقیقت بیانی نے ان کے عزم و حوصلے کو مزید جلا بخشا۔ ہم نے مزید کہنا شروع کیا کہ آپ مکان خرید کر کل یہ نہ کہیں کہ ہم نے کچھ چھپا کر بیچا ہے، اس لیے عرض کرنا ہے، ورنہ کون اپنے مکان کو رسوائی کی سلیٹ پر چڑھاتا ہے۔ کھڑکیوں کی جانب اشارہ کر کے ہم نے عرض کیا کہ قبلہ ذرا ان کھڑکیوں کو کھول کر تو دیکھیں، کیونکہ جب سے ہم نے مکان خریدا ہے یہ ہندوستان کی تقدیر کی طرح بند ہے۔
असल मकान बेचना नहीं है अब। खिड़कियों की जानिब इशारा करके हमने अर्ज किया कि क़िबला जरा इन खिड़कियों को खोल कर तो देखें, क्योंकि जब से हमने मकान खरीदा है ये हिंदुस्तान की तकदीर की तरह बंद है। हमने नापाक नेताओं की तरह उन्हें खोलने की कोशिश जरूर की थी, हमने नापाक नेताओं की तरह उन्हें खोलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ये खुलने का नाम नहीं लेती। लोहे की पट्टियों की तरह शीशे से जंग आलूद हो गए हैं। बारिश की पछाड़ और हवाओं की खुनकी ने उन्हें एक जानिब एक जान दो हालत कर दिया है। गामा भी अगर हो उन्हें खोलने में नाकाम रह जाएगा। ये सुनकर मौसूम ने खुद कोशिश की और गामा की तरह नाकाम रह गए। कहने लगे आपने उन्हें खोला क्यों नहीं? हमने अर्ज किया कि हमारी खवातीन जब से ज़ईफ हो गई हैं शिद्दत से पर्दा करने लगी ये सुनकर मौसूम ने खुद कोशिश की और गामा की तरह नाकाम रह गए। कहने लगे आपने इन्हें खोला क्यों नहीं? हमने अर्ज किया कि हमारी खवातीन जब से ज़ईफ हो गई हैं शिद्दत से पर्दा करने लगी हैं, इसलिए कभी इन खिड़कियों के खोलने की नौबत नहीं आई। यूं भी बाहर औबाश और जवान जुआ खेलते हैं और जुआ खेलते खेलते गालियां देने लगते हैं और बंद खिड़कियों की जानिब देख के भी आ करते हैं। हमने शौरी तौर पर उनके शीशों को भी साफ नहीं किया है, इसलिए इन शीशों पर गर्द और गुबार की एक नाकाबिल तस्वीर तह सी जम रही है। लोग बाहर से उन्हें भी दीवार का एक हिस्सा ही समझ लेते हैं और हम भी अंदर से कुछ ऐसा ही ख्याल करते हैं। हमने इन बंद खिड़कियों की तरफ इशारा करके बताया कि इन बंद खिड़कियों के सबब कमरों में एक हब्स की सी कैफियत रहती है और अगर दीवार खाने में कोई शौक का मारा सिगरेट से शौक कर ले तो चांद का माहौल पैदा हो जाता है। कहने लगे चांद का माहौल से आपका क्या मतलब है? हमने अर्ज किया कि चांद पर सुनते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। चांद पर सुनते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। ये सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। हमने ऊपर की खिड़कियों की जानिब इशारा करते बताया कि शहर से खान चुड़ियों का खात्मा सा हो गया है, लेकिन बची कुची खान चुड़ियों ने हमारे घर में अपना घोंसला बना लिया है। अब हम इतने भी संदिल नहीं कि इन चुड़ियों को निकाल बाहर करें और ये चुड़ियां भी इतनी हयादार नहीं कि आप ही मैं अहलो अयाल तखलिया फरमाएं। पहले पहले आप इन चिड़ियों की मुसलसल चहचहाहट से बेजार हो जाएंगे, लेकिन बाद में आपको इनकी आवाजें सुनने की आदत सी पड़ जाएगी और उसके बाद तो आपको मालूम ही ना होगा कि कोई आपके कान में मुसलसल अपनी बोलियां बोले जा रहा है। हमने राजदाना लहजे में उन्हें बताया कि माफ कीजिए, हमारा घर चूहों, चिचंदरों और घोंसों की आवाज का हमने उन्हें राजदाना लहजे बताया कि माफ कीजिए, हमारा घर चूहों, चिचंदरों और घोंसों की आवाज का है। रातों में हम सोते हैं और ये जागते फिरते हैं। बाद वक्त तो हम अपनी रजाई में तक सरसराते महसूस करते हैं। एक शबे दीजोर जो गुदगुदी से हुई तो हमने नींद में ख्याल किया कि शायद तकदीर जाग रही है। एक शबे दीजोर जो गुदगुदी से हुई, हमने नींद में ख्याल किया कि शायद तकदीर जाग रही है। जाहिर है कि जब चूहे गुदगुदी करते हैं तो शेर जाग उठते हैं और बियाबान एक कर देते हैं। घर लेना या न लेना ये आपके सवाब की तो मुनसिर है, लेकिन हमारा काम है कि आपको अहवाले वाकई से आगाह करें। क्या अर्ज करें कि बावर्ची खाने में झींगरों की अफजाइश नस्ल बदस्तूर जारी है। बाद वक्त तो दस्तर बिछाते ये झींगर दस्तर से निकल कर भाग खड़े होते हैं। वक्त ताम इनका कत्लेआम कुछ हमें जेब नहीं देता, सब्र के घूंट पीकर उनकी जान बख्शी कर दिया है। घर क्या है? ऐवान है, झींगर है। कमरों में झींगर, दालान में झींगर, दीवान खाने में झींगर, कपड़ों में झींगर। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जिस चीज पर भी हाथ डालेंगे, आपका हाथ चीज पर पड़ने से पहले किसी न किसी झींगर पर पड़ेगा। इन झींगरों को बस सुराख मिलना चाहिए, बेखटके घुस जाते हैं। अब उन्हें किस किस्म के सुराख मिलते हैं, उनकी तकदीर में छोटे छोटे सुराखों को बड़ा कर देना इनके बाएं हाथ का काम है। दंपत कपड़ों को इस बेदर्दी से चाटते हैं कि चीजें बाहर निकल पड़ती हैं। हमने गिरेबानों में तक झींगरों को रेंगते पाया है। हम गिरेबानों से इन झींगरों को झटक देना चाहते हैं, लेकिन गिरेबानों में सिर्फ झींगर ही कहाँ होते हैं। एक दफा एक साहब जमाल और रंगीन तबा शायरा हमारे यहाँ मेहमान थी। पता नहीं झींगर को क्या सूझी, चढ़ गया और मौसूफा ने दफतन इस बेदर्जन बेनियाजी से पल्लों से झींगर को झटका कि वो उधर टपका और हम इधर टपक पड़े।
सिंगर और उसकी लतीफ कहानी पर हजरत ने कोई नोट नहीं लिया, तो हमने अपने अफसाने को आगे बढ़ाया। आज फिल्म कि इस तरह इस घर में दीमकों का जबरदस्त राज है। लकड़ी की दुश्मन दीमक, कपड़ों की दुश्मन दीमक, कागज की दुश्मन दीमक। गरज आपकी कोई चीज अगर दीमक से महफूज रह जाए तो गोया ये आपकी करामत मुतसव्वर होगी। हम अपने मकान की बुराई में जमीन और आसमान के खला भी मिला रहे थे, लेकिन उनके कान पर जू तक रेंग नहीं रही थी। याद थी जितनी दुआएं सर पे दरमा हो गई कि मिज़दाह, जितने उयूब ज़ाहिरी वो बातिनी फिर बदी याद आ रहे थे, बयान कर दिए, लेकिन उनका खातिर खाह नतीजा बरामद न हुआ। कहने लगे लोग मकान फरोख्त करते वक्त मकान के उयूब की पर्दापुशी करते हैं और आप उयूब की पर्दादरी कर रहे हैं। हमने कहा जो लोग चीज़ बेचते वक्त उयूब नहीं बताते वो फासिक होते हैं और हम खुदा के फजल और मेहरबानी से मुत्तकी हैं। लोग हमारे नाम से धोखा खाते हैं, लेकिन हम सुन्नी, हनफी और इमाम अबू हनीफा की नक्श कदम पर चलने को महज फिक्र में वाजिब नहीं गर्दानते, बल्कि फरोख्त में वाजिब गर्दानते हैं। हमने अर्ज किया कि आपने सुना होगा कि एक दफा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने मुलाजिम को यह कहकर कहीं बाहर गए कि फला माल में ऐब है, उसे बताकर बेचना। वो भूल गया और जब इमाम को मालूम हुआ तो आपने उस दिन का सारा गल्ला गरीबों में तकसीम करवा दिया। हमें इतनी हिम्मत और हौसला कहा कि मकान की रकम खैरात कर दें, इसलिए उयूब की नुमाइश को मिन जुमले वजूब ख्याल। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमने अपनी तकरीर दिल पजीर जारी रखते हुए अर्ज किया कि जनाब एक बात और भी है, इस महल्ले में कुत्तों की बहुतायत पाई जाती है। जरा होशियार है, आजकल के कुत्ते तो आदमखोर भी हो गए हैं। वैसे कुत्ते किस महल्ले में नहीं होते, हर महल्ला हर किस्म की कुत्तों से आबाद है। हर महल्ला हर किस्म के कुत्तों से आबाद है। आप इन कुत्तों को देखते ही पहचान लेंगे कि किस नस्ल का कुत्ता है। यहाँ बात कुत्ते तो वो होते हैं कि जिनका काटा पानी नहीं मांगता, पनाह मांगता। आप अजनबी हैं, इसलिए ये कुत्ते पहले आपको घूर कर देखेंगे, फिर घुराएंगे, फिर भौंकेंगे। आप भागना नहीं, वरना ये आपके पीछे भागने लगेंगे। आप आदमी हैं, आप इन कुत्तों से तेज नहीं भाग सकते। याद रखें कि जब कुत्ता आपको जा लेता है तो आपकी पिंडली उसके मुंह में होती है और आपका मुंह खुल जाता है चीखने के लिए। आप चाहें तो कुत्ते के हमले के वक्त पूरी तवानाई से चीख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब मासूम दोशीज़ाओं की चीखें कोई नहीं सुनता। याद रखें कि कुत्ता आपको जा लेता है तो आपकी पिंडली उसके मुंह में होती है और आपका मुंह खुल जाता है चीखने के लिए। आप चाहें तो कुत्ते के हमले के वक्त पूरी तवानाई से चीख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब मासूम दोशीज़ाओं की चीखें कोई नहीं सुनता तो बुड्ढों की चीखें कौन सुनेगा। हम अपने हाथ में छड़ी रखते हैं, इसलिए कुत्ते उमूमन हमारे पास नहीं आते। अगर आपको ताने ज़ौफ़ की परवाह नहीं, तो एक आध छड़ी आप भी अपने पास रख सकते हैं। क्या करें, बखौल कुदरत बुखारी रातों में इन कमबख्त कुत्तों का मुशायरा गर्म होता है। महल्ले भर के कुत्ते हमारे घर के सामने जमा होकर अपने फ़ुनून लतीफ़ा का मुज़ाहरा करते हैं। तरही व गैर तरही गज़लों के अलावा मौज़ूआती नज़में भी कही जाती हैं। मासूम पिल्ले तक कुत्तों के सफ में शामिल होकर रुबाइया तो खतात पेश करते हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने जौहर दिखाना होता है। पहले कुत्तों के सबब आपको नींद नहीं आएगी और आदत हो जाने के बाद ये लोग भौंकते रहेंगे और आप सोते रहेंगे। अगर आप चाहें तो बलदिया में दरखास्त दे सकते हैं। जब हमने महसूस किया कि हज़रत टस से मस नहीं हो रहे हैं तो हमने आखिरी दावा आजमाया और सरगोशी में अर्ज किया कि हमने देखा तो नहीं, लेकिन लोगों से सुना जरूर है कि देखा गया है। इस घर में कुछ देखा गया है। मौसूफ ने राजदाना लहजे में पूछा क्या देखा गया है। हमने एल्फ्रेड हिचकॉक की तरह पहले माहौल को डरावनी बनाया, फिर अर्ज किया एक औरत को देखा गया है, पीले कपड़ों में मलबूस, सोने चांदी के जेवर में लगी, बाल खोले, हाथ में पीतल का एक थाल लिए घूमती है। इस थाल में एक नारियल और एक हार होता है जो वो उन लोगों को पहनाती है जिन्हें वो पसंद करती है। नाम भी कुछ उसका अजीब है। उन्होंने राजदाना अंदाज में खदरे डरते हुए पूछा क्या नाम है। हमने कहा लोग कहते हैं कि उसका नाम मधुमती है। कभी कभी खामोशी में उसकी सिस्कियां भी सुनाई देती हैं। अमावस और पूनम की रातों में उसकी हल्की हल्की हंसी भी महसूस होती है और वो सीढ़ियों से उतरती हुई ऊपर चली जाती है। कहते हैं कि जो कोई उसके पीछे जाता है उसका भी वही अंजाम होता है जो फिल्म मधुमती में दिल कुमार का हुआ था।
ہم نے پوچھا آپ ان اندیکھی چیزوں سے ڈرتے تو نہیں؟ کہنے لگے اب اس عمر میں کیا ڈروں گا، دکھائی دینے والی چیزیں تو روز ہی دکھائی دیتی ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، دکھائی دینے والی چیزیں تو روز دکھائی دیتی ہیں اور میں ڈرتا نہیں، اب ان اندیکھی چیزیں مجھے کیا ڈرائیں گی۔ کہنے لگے اس بات کا ذکر میری بیگم سے مت کیجیے۔ ہم نے خطرے تفکر آمیز انداز میں پوچھا آپ کی بیگم کا نام کیا ہے؟ موصوف نے بھی کچھ ظریفانہ کیفیت کو پیدا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام مدھومتی ہے۔ تعجب خیز امر یہ ہے کہ اتنے عیوب ظاہری و باطنی کی افشا کے باوجود حضرت نے ہمارے مکان کو بطیب خاطر و بعجلت ممکنہ خرید لیا اور بالآخر اپنے پڑوسیوں کی شدید مہربانیوں کے باعث ہم نے اپنا مکان فروخت کر دیا اور اب کرائے کے مکان میں فروکش ہیں، اور اس عہد میں ذاتی مکان کی خریدی ان خیالست و محالست و جنون ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا